रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, जो भी टाइप के पॉलीमरेजेस होते हैं वो टारगेट करते हैं दी 3' ग्रुप of the DNA to synthesize new strand or to add new nucleotides to the existing DNA strand. तो 3' चाहिए होता है उन्हें फ्री. So DNA always consists of 3' group, free 3' group and 5' phosphate group. याद रखना 5th वाली पोजीशन पे होता है T एंड 3rd वाली पे OH होता है. इसीलिए जब भी सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड होती है या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो हमेशा 3' एंड पे होता है. तो 3' एंड अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका 3' एंड पे OH ग्रुप अवेलेबल है, तो डीएनए पॉलीमरेज वुड टारगेट दिस एंड एंड सिंथेसाइज द डीएनए स्ट्रैंड इन दिस डायरेक्शन. यानी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि 3' उसे चाहिए होता है टू ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, वरना बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी. तो 5' एंड नहीं चाहिए होता उसे डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए. अब ये सारा जो था ये डीएनए के कुछ कॉमन फीचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. अब हम पढ़ेंगे एक रूल जो डीएनए का बहुत ज्यादा फेमस है, इसे बोलते हैं चैरगैफ्स रूल. अब ये जो रूल है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने बोले थे, बट हमें जो पढ़ाया जाता है आज तक वो सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई गई कि नंबर ऑफ एडिनिन ग्वानिन इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ थाइमीन साइटोसिन, यानी नंबर ऑफ प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स. बट उसके अलावा और भी चीजें हैं जो इस रूल से रिलेटेड आपको याद रखनी है. तो एक सबसे पहली चीज तो ये कि दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. This rule is only applicable to the double-stranded DNA molecule. It is not applicable to single-stranded DNA और RNA. क्योंकि ये बात कर रहा है ऑफ बेस पेयरिंग, तो बेस पेयरिंग फॉर्म होने के लिए डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस तो चाहिए, तो इसीलिए सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही ये रूल फॉलो करता है. सिंगल स्ट्रैंडेड बाकी के न्यूक्लिक एसिड्स नहीं फॉलो करते. Now this rule states that the number of purines are always equal to the number of pyrimidines. Purine कौन कौन सी बताई थी? A and G would be equal to the T and C. यहाँ कहीं भी U की बात नहीं करते क्योंकि RNA फॉलो ही नहीं करता, इसीलिए नहीं फॉलो कर पाता क्योंकि U की बात ही नहीं कही गई थी. तो A plus G is equal to T plus C और this can be modified to A plus G upon T plus C is equal to 1 and this value is constant for all the living species. याद रखना this value, this equation, expression is constant for all the species, all the living species जो भी known है सबके अंदर यही रेशो आती है जिनका भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में. उन सबके लिए ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. प्यूरिन पायरिमिडीन एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए उनका रेशो जो आएगा वो 1 आएगा हमेशा. बट द ओनली थिंग दैट डिफर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इज द रेशो ऑफ A plus T and G plus C. So A plus T और G plus C की रेशो इज वेरिएबल. दिस इज वेरिएबल. तो याद रखना क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है. यहाँ A के साथ G है, यहाँ A के साथ T है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में G के साथ C है, वहां T के साथ C था. तो याद रखना जिसके साथ बेस पेयरिंग वो फॉर्म करता है, डीएनए फॉर्म्स बेस पेयरिंग विद T, हाइड्रोजन बॉन्ड T के साथ बनाता है. तो जब वो दोनों साथ में ऐड होंगे और नीचे G और C ऐड होंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो वेरिएबल होती है एंड दिस वेरिएबल इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज. स्पेसिफिक टू अ स्पीशीज. Therefore this value is used to distinguish between different types of species.
तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज के बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हमें ये रेशियो निकालनी होती है, एंड दिस रेशियो कैन ओनली बी कैलकुलेटेड व्हेन वी नो द डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए सीक्वेंस पता होगा तभी हम A+T और G+C कर पाएंगे, यानी नंबर ऑफ एडेनिन को नंबर ऑफ थायमीन से ऐड कर पाएंगे या नंबर ऑफ ग्वानिन को साइटोसिन से ऐड कर पाएंगे। So this value is specific to a species, therefore used to identify species. Identify species. तो species को identify करने के लिए इसीलिए इस value का, इस ratio का इस्तेमाल किया जाता है। For example, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो दिस इक्वेशन, ये जो रेशियो आएगी इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है फॉर बैक्टीरिया, एंड अगर स्पेसिफिकली बात करें ई कोलाई की तो दिस वैल्यू इज 0.92 इन द केस ऑफ ई कोलाई एंड मोर देन 1 दैट इज 1.52 इन द केस ऑफ ह्यूमंस। तो अगर आपको इन सबको कैलकुलेट करके रेशो इतनी आ गई तो उसका मतलब वो ह्यूमन का जीनोम था जो आप देख रहे हो, या फिर अगर इस टाइप की रेशो आ गई तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ई कोलाई का जीनोम था। तो हर एक स्पीशीज के लिए ये वाली वैल्यू स्पेसिफिक है और इसीलिए स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। इतना सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सावन क्लियर है सब? यस मैम। ओके, निशा आपको भी क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वी हैव अरिंदम, क्लियर? यस मैम। ओके, तो हम देखते हैं इससे आगे। तो चारगैप्स रूल ये भी बोलता है कि द नंबर ऑफ शुगर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फॉस्फेट्स। शुगर जितनी होंगी उतने ही फॉस्फेट्स होंगे एक डीएनए सीक्वेंस में। ये आपको इससे भी पता चल जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही शुगर होती है, एक ही फॉस्फेट होता है, तो दोनों चीजें जो होंगी वो इक्वल होंगी, शुगर्स एंड फॉस्फेट्स इक्वल होंगे, एंड देयर इज इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड T एंड G एंड C। ये वाली चीज यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रही हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, इज इक्वल टू है। सो देयर इज इक्विमोलर, इक्विमोलर बोलते हैं, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन एंड थायमीन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, इक्विमोलर होते हैं ये हमेशा। दिस इज इट फॉर चारगैप्स रूल। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉटसन एंड क्रीक मॉडल। तो इतना सबको क्लियर है तो आगे देखते हैं हम अब। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ये वाला टॉपिक हमने बहुत बेसिक से शुरू किया है, अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी। जब आप अपनी पाथफाइंडर की बुक देखोगे या कोई और सी बुक देखोगे तो उसमें ये चीज नोट करोगे कि ये सब चीजें नहीं दे रखी हैं। उसके अंदर सीधा शुरू कर दिया है जीनोम से, सी वैल्यू पैराडॉक्स से, और फिर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब बता दिया है। तो ये इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ डिस्कस कर लूं कि अगर इसमें किसी को बेसिक से किसी को पढ़ना है और डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो वॉटसन एंड क्रीक वर टू साइंटिस्ट्स हु गेव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल जिसे बोलते हैं। तो डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने दिया था of DNA, and this model was proposed based on the X-ray diffraction pattern जो विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन को मिला था, दो साइंटिस्ट जिनके बेसिस पे पता चला था, उनके एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से पता चला था कि डीएनए इज हेलिकल। तो उसी बेसिस पे इस मॉडल में क्या क्या चीजें बोली जाती हैं और कौन से टाइप के डीएनए को इन्होंने डिस्कस किया था।
तो यहाँ ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इन्होंने जिस डीएनए के बारे में डिस्कस किया था दैट डीएनए वाज बी डीएनए। हम आगे ये चीज देखेंगे कि डीएनए के टाइप्स होते हैं ए, बी एंड जेड। बी डीएनए वाज द डीएनए which was taken into account while proposing the Watson-Crick model। तो बी डीएनए होता है, ये पार्ट बी के क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछा मैम जा चुका है ये। हाँ पूछो। मैम जो BDNA होता है वो मोस्ट अबेंडेंट होता है ना? हाँ वो मोस्ट अबंडेंट होता है, इसीलिए इन्होंने भी इसके ऊपर ही स्टडी की थी। ए एंड जेड इतने अवेलेबल नहीं होते, उनका जो हेलिकल पैटर्न होता है वो भी काफी डिफर करता है, जैसे जिगजैग शो करेगा, तो वो इजीली मिलते भी नहीं है। तो अब ये जो मॉडल था इसमें सबसे पहली चीज ये बोली गई थी कि डीएनए जो होता है ये 2 चेन से बना होता है एंड दीज 2 चेन्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से डीएनए बना होता है एंड ये जो 2 चेन्स होती हैं दीज रन एंटी पैरेलली। एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन ये शो करती हैं, यानी अगर एक स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन शो कर रहा है तो दूसरा 3 to 5 शो करेगा। तो एंटी पैरेलल होती हैं एंड बोथ दी स्ट्रैंड्स आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेस पेयर्स। तो बेस पेयर्स के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला गया था, इसके बाद ये बोला गया था कि जो डीएनए इन्होंने डील किया था वो, क्योंकि मैंने आपको बताया बी डीएनए था, इसीलिए इनको ये चीज पता चली कि डीएनए शोज राइट हैंडेड कॉइलिंग। राइट हैंडेड फैशन में हेलिकली ट्विस्टेड होता है डीएनए। हेलिकली ट्विस्टेड। तो राइट हैंडेड फैशन में हेलिकली ट्विस्टेड होगा डीएनए, और बाद में ये चीज देखी गई जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए देखे गए तो उसमें ये चीज पता चली कि बी डीएनए शोज राइट हैंडेड कॉइलिंग, इसीलिए इन्हें भी राइट हैंडेड ही मिला था। तो नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट इसमें ये भी चीज बोली गई थी कि प्यूरिन्स ऑलवेज फॉर्म बेस पेयर विद पायरिमिडीन, वो चीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ वैल्यूज दी थी, पिच ऑफ द हेलिक्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न एंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स, ये कुछ वैल्यूज दी थी, तो वो देख लेते हैं हम। नोट्स आफ्टर क्लास में शेयर करूंगी इसकी पीडीएफ, उसमें ये सब चीजें लिखी हैं जो यहाँ बता रही हूँ। तो पिच ऑफ द हेलिक्स, तो हेलिक्स की पिच जो है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। सो अगर हम एक डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं, उस डीएनए के अंदर इस टाइप का अगर वो डीएनए स्ट्रैंड है और यहाँ पे बेस पेयर्स हैं, तो पिच कौन सी होगी, ये दिस इज ऑफ 3.4 नैनोमीटर एंड दो जो ये बेस पेयर्स हैं इनके बीच का जो गैप है that is 0.34 nanometer and the number of bases और base pairs in one turn, इसे one turn बोलेंगे। तो one turn के अंदर जितने number of bases होंगे वो होंगे 10 base pairs। So there are 10 base pairs in each turn of DNA। इसीलिए जब वो निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स निकालेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि वैल्यू कैसे निकलेगी, 3/4/10 कर देंगे, ये दोनों इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। तो उस हिसाब से ये 0.3 वैल्यू आई है। तो ये कुछ वैल्यूज इन्होंने दी थी, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बोली थी वो ये
कि जो डीएनए होती है उसे स्टेबिलिटी कहाँ से मिलती है, डीएनए को स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी। तो स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज प्रोवाइडेड बाय टू थिंग्स। एक होगा प्लेन ऑफ, मतलब एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होता है, तो प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other, stacks over the other। इसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है डीएनए के हेलिक्स को। एंड दूसरी मिलती है स्टेबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उससे भी स्टेबिलिटी मिलेगी डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को। ये पूछा जाता है तो याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए हेलिक्स किस चीज से मिलेगी, तो स्टैक से मिलेगी, वन अबव द अदर, एंड सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था जो वॉटसन क्रिक मॉडल था डबल हेलिकल डीएनए का। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एडिशनल टर्म्स, फॉर एग्जांपल सेंट्रल डॉग्मा एंड रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा इन टुडेज क्लास। तो इतना क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये फर्स्ट वाली लाइन बताना ही हुआ, ये प्लेन पिच ऑफ द वन हेलिक्स। वेव अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये अगर एक प्लेन है बेस पेयर का, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो बेस पेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। इसकी वजह से डीएनए को स्टेबिलिटी मिलती है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड है इसीलिए। तो वो मतलब है इसका फर्स्ट का। क्लियर जितेश? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज द सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा, तो सेंट्रल डॉग्मा दिया किसने था? क्रिक साइंटिस्ट थे, वॉटसन क्रिक वाले ही क्रिक हैं ये, फ्रांसिस क्रिक। हाँ, इन्होंने सेंट्रल डॉग्मा दिया था और ये बोला था कि डीएनए कैन फॉर्म आरएनए एंड आरएनए कैन फॉर्म प्रोटीन्स। सिंपल सी चीज ये बोली थी, और ये भी बोला था कि डीएनए कैन हेल्प इन इट्स ओन सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन होता है, देन देयर इज ट्रांसक्रिप्शन व्हेन डीएनए फॉर्म्स द आरएनए। अब आरएनए में याद रखना, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ आरएनए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमआरएनए ही हो, एमआरएनए के अलावा आरआरएनए या फिर टीआरएनए, इन सब की सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ही होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट ऑलवेज द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, कोई भी टाइप का आरएनए हो, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ आरएनए लिख रही हूँ, कोई भी हो सकता है, बट क्योंकि प्रोटीन सिर्फ एमआरएनए बनाता है तो इसीलिए हमें यहाँ एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस प्रोसेस कैन ओनली बी कैरीड आउट यूजिंग एमआरएनए। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। दिस इज द सेंट्रल डॉग्मा। बाद में देखा गया, साइंटिस्ट ने देखा, दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने नेक्स्ट टाइप का डॉग्मा दिया था जिसे बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा। रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, इसमें इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देयर इज अनदर प्रोसेस ऑल्सो, यानी डीएनए से आरएनए तो बनता ही है, बट आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बाकी सब चीजें सेम थी ऊपर वाले की तरह ही। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का रिवर्स भी हो सकता है, एंड दिस इज द केस इन रेट्रोवायरसेस वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। तो उन केसेस में आरएनए से डीएनए बनता है एंड दैट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट, और फिर उसका रेप्लिकेशन होता रहता है। तो वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस होती है। बाकी सब होगा, रेप्लिकेशन भी होगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा। एंड दिस रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा इज ऑल्सो नोन एज टेमिनिज्म। टेमिनिज्म भी बोलते हैं इसे। टेमिनिज्म इसलिए क्योंकि दिस rule was given by Tamin and Baltimore. Tamin
एंड बाल्टीमोर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था। एंड दिस इज ओनली फॉलोड बाय द वायरसेस विच कंटेन आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। बाकी सब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में तो डीएनए ही होता है, तो वहां पे रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा नहीं होता, सिर्फ सेंट्रल डॉग्मा होता है। तो अगर ये सब आपको क्लियर हो गया हो तो जो भी बेसिक्स थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं आज। कल की जो 9 से 10 क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे जीनोम, cDNA, सी वैल्यू पैराडॉक्स, एंड उसके आगे का जो और कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सी कॉट वैल्यू क्या होती है, रिपीटेटिव डीएनए क्या होते हैं, मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, वो सब चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको? बहुत अच्छी है मैम। क्लियर हुआ? बहुत अच्छी मैम। अगर किसी के बेसिक्स नहीं क्लियर थे तो अब क्लियर हो गए? यस मैम। यस मैम।